नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज करंट अफेयर्स की सीरीज में हम इकोनॉमी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स रही हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कवरेज होगा। प्रीलिम्स 2021 EPFO जैसे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप SSC के लिए भी इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कवर कर सकते हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDF और मेरे हर वीडियो के PDF @कपिल लाइव मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स है, जुलाई से लेकर अप्रैल 2021 तक का है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें पुराने जनवरी फरवरी भी कवर किया हुआ है, क्योंकि इंसिडेंटल करंट अफेयर्स वहीं पे आता है। हम इकोनॉमी के एक सेक्शन को कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने GST के बारे में कुछ समझा था, आज GST की कुछ टर्म्स भी आगे देखते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है एंटी प्रॉफिट रिंग। देखिए, आपको पता होगा GST में एक मैकेनिज्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करता है? लेट अस से आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा। उस रॉ मटेरियल के खरीदने में आपने कुछ GST पे किया था। अगर उस रॉ मटेरियल से आप फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आप एक पेन प्रोड्यूस करते हैं उसी रॉ मटेरियल से, तो आपने यहां जो टैक्स दिया हुआ है रॉ मटेरियल खरीदने में, वो सेट ऑफ हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से, ITC के माध्यम से वो सेट ऑफ हो जाएगा। यानी आइडिया ये रहता है कि इस तरह से आप टैक्स का बेनिफिट लेते रहें और आगे जो गुड्स हैं फाइनली मार्केट में पहुंचे वो कम से कम प्राइसेस में पहुंचे। डबल टैक्सेशन या कैस्केडिंग इफेक्ट, ओवर टैक्सेशन का इंपैक्ट वहां पे ना दिखे। डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, बार बार टैक्सेशन, इसी को हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें वहां ना पहुंचे, इसके लिए ITC का प्रोविजन GST में लाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि GST जो है वो गुड्स को सस्ता रखने में हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारे एंटरप्राइजेस देखा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, GST डिपार्टमेंट ने सॉरी, देखा है कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, GST यूज करने वाले लोग हैं, जो इस ITC का बेनिफिट आगे कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो फाइनली कस्टमर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलता और उनको गुड्स महंगे ही खरीदने पड़ते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलीगल प्रॉफिट रिंग। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो GST का जो बेनिफिट है आगे कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर रहे, और GST पास ऑन ना होने की वजह से गुड्स महंगे हैं और कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो इसे कहते हैं इलीगल प्रॉफिट रिंग, मतलब वो इलीगल रूप से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसी के लिए सरकार जो है, GST डिपार्टमेंट जो है, वो एंटी प्रॉफिट रिंग मेजर्स लाती रहती है बार बार। और इस तरह की जो कंपनीज हैं या फिर जो भी GST रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, जो भी एंटरप्राइजेस हैं, इन सबको समय समय पे चेक किया जाता है। अगर वो एंटी प्रॉफिटरिंग मतलब इलीगल प्रॉफिटरिंग करती हुई पाई जाती है तो उनको एंटी प्रॉफिटरिंग में बुक कर दिया जाता है, उनका GST कैंसिल कर दिया जाता है। उन पे अलग अलग तरह के जो आप कह सकते हैं पनिशमेंट्स इन फॉर्म ऑफ वेरियस पेनल्टीज जो है वो लगा दी जाती है। तो ये है पूरा का पूरा एंटी प्रॉफिटरिंग एस्पेक्ट। आगे देखेंगे ई-वे बिल। ई-वे बिल देखो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ई-वे बिल जैसे कि हम पहले भी कई बार देखते हुए आए हैं, ये एक नेसेसरी कंपोनेंट होता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा की सेल्स कर रहे हैं, आप GST रजिस्टर्ड है और आपके गुड्स, आपने A पर्सन ने B पर्सन को गुड्स भेजे, वो B पर्सन 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे रहता है। ठीक है, तो वो गुड्स भेजने के लिए आपको ई-वे बिल जनरेट कराना पड़ेगा GST पोर्टल से, तभी आप गुड्स भेज पाएंगे, प्रोवाइडेड 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे आप गुड्स भेज रहे हो और 50,000 रुपए से ज्यादा के गुड्स हैं, तो ऐसे केस में ई-वे बिल नेसेसरी हो जाता है। ई-वे बिल काफी बेनिफिशियल माना जाता है। इससे क्या होता है कि गुड्स की लोकेशन ट्रेस हो जाती है, टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि टैक्स दिया हुआ है, और लॉजिस्टिक का खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि बार बार अलग अलग चेक पॉइंट्स पर रोक के ट्रक को, लॉजिस्टिक वाले उस गाड़ी को रोका नहीं जाता और बार बार उनको चेक नहीं किया जाता। तो इससे कहा जाता है कि लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो भी नीचे आती है। आगे जो हमें देखना है, HSN कोड भी काफी न्यूज में रहा पूरे साल। HSN कोड अप्रैल 2021 से 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर्स को, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज है 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उसे HSN कोड का यूज करना पड़ेगा। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस देखेंगे तो वहां पे भी आपके जो गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसमें HSN कोड लगा रहता है। इससे क्या होता है, वर्ड ओवर जो कस्टम्स है उनको पता चल जाता है कि कौन से गुड्स आए हैं, तो उन्हें बार बार गुड्स खोल के नहीं देखना पड़ता। गुड्स की कैटेगरी भी डिफाइन रहती है, तो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि गुड्स ने ठीक से टैक्स पे किया है, कस्टम ड्यूटी पे की है, नहीं किया। तो कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर है। HSN एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो ये HSN कोड GST में भी यूज किया जाता है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से तरह के गुड्स हैं। आयरन ओर है तो आयरन ओर में कौन सा ओर है, किस तरह का उसका
मटेरियल है, कौन सा उससे प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग HSN कोड्स जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इस HSN कोड के मैकेनिज्म को डेवलप किया था, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर को डेवलप किया हुआ, और यही हम भी यूज करते हैं। तो पूरे विश्व भर में सिमिलर गुड्स पे, जैसे ये पेन है तो इसका HSN कोड आपको यहाँ पे हर जगह सेम मिलेगा। अब साथ ही साथ एक चीज और GST में डेवलपमेंट आती है कि बहुत सारे जो एंटरप्राइजेज हैं वो फेक GST इनवॉइसेस बनाते हैं। ठीक है, फेक GST इनवॉइसेस को इशू करते हैं अपने सेल्स दिखाने के लिए, अपने इनकम टैक्स बचाने के लिए, वेरियस तरह के मेजर्स को देख करने के लिए। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई भी पर्सन है वो फेक GST इनवॉइसेस इशू करता पाया गया तो उसको कॉफे पोसा में चार्ज कर लिया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974। ठीक है, तो अभी तक तो इनकम टैक्स लॉ में, GST लॉ में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, PMLA में इस तरह का प्रोविजंस देखे गए, बट फेक GST इनवॉइसेस के केस में कॉफे पोसा में भी उसको अब बुक किया जाएगा। साथ ही साथ कॉफी पोसा क्या है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है ऐसे केसेस में जहां पे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को, पुलिस को, कस्टम्स को शक होता है कि ये पर्सन जो है वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को अरेस्ट भी किया जाएगा। मतलब कॉफी पोसा में डालने का रीजन यही है कि जो पूरा का पूरा मैटर है वो स्ट्रिंजेंट हो जाएगा और वो पर्सन जो है वो अरेस्ट किया जा सकेगा। आगे हम देखेंगे GST सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है GST लॉटरी पे, बेटिंग पे, गैम्बलिंग पे। तो इस तरह से एक तरह से ये एक्टिविटीज भी लीगलाइज कर दी गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार जो है टैक्स वसूल कर सकती है। तो यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में एक इंक्लूजन किया गया और साथ ही साथ इन चीजों को ऐड कराया गया है। साथ में एक GST कंपनसेशन सेस इशू देख लेते हैं। स्टेट्स और सेंटर फाइट कर रहे हैं कंपनसेशन सेस इश्यूज के लिए। देखो, जब GST मॉडल पे 2017 में मूव हुए थे तो स्टेट्स का ये कहना था कि हमारे टैक्सेशन में लॉस होगा, जो हमारे टैक्स बेसिस है उसमें लॉस होगा। पहले हम 100 करोड़ टैक्स कलेक्ट करते थे, तो GST के बाद शायद हम 80 करोड़ टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि ज्यादा टैक्स जो है वो सेंटर ले जाएगा। हमारे अपने स्टेट टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट रखा था, मैकेनिज्म रखा था। उसमें यह कहा था कि अगर एनुअल ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ है स्टेट की, वो 14% माना जा रहा है। ठीक है, कि हर साल स्टेट जो है वो 14% ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनको ज्यादा टैक्स मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, उनकी एनुअल ग्रोथ जो टैक्सेशन का 14% से कम है, तो स्टेट को कंपनसेशन मिलेगा। जो भी बचा हुआ होगा वो सेंटर अपने पास से ट्रांसफर करेगी। कंपनसेशन प्रोविजनली कैलकुलेट करके हर 2 महीने में स्टेट्स के पास भेज दिया जाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम यही हुई है कि ये चीज अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई। स्टेट्स के पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो स्टेट्स बार बार टसल करती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक बात और कही गई थी कि जितना भी जनरेशन है रेवेन्यू का एक्ट के अंडर, वो GST के थ्रू, GST कंपनसेस के थ्रू आएगा। कैसे कैसे आएगा? अब इस सेस में ये जो कंपनसेशन सेस है, सरकार कहां से लेके आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम ही लोगों की जेब से लेगी। उसने क्या किया? सिन टैक्स, सिन गुड्स पे, लग्जरी गुड्स पे सेस लगा दिया 5 साल के लिए। उस सेस से जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट होगा वो स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही सारी बातें हैं कि GST का जो शॉर्टफॉल है स्टेट के पास, वो हम ही लोगों के सिन मतलब सिन टैक्स, वो टैक्स होता है जो ऐसी चीजों पे लगाया जाता है जो कहा जाए कि अच्छी चीज नहीं है सोसाइटी में, है ना, उसको पाप माना जाता है उसका कंजप्शन। जैसे अल्कोहल पे लगने वाले टैक्स को आप सिन टैक्स कह सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा केरला ने एक्स्ट्रा फैट वाले जो फूड है, फ्राइड फूड है, जो फास्ट फूड है, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात एक बार करी थी, तो वो सिन टैक्स कहा जाएगा। साथ ही साथ लग्जरी गुड्स पे, हाई एंड कार्स, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है। आपने देखा होगा गाड़ी जितनी ज्यादा लेंथ के हिसाब से लंबी होती है उतना उस पर टैक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो GST इसी तरह से, अब तो खैर सिमिलर ग्राउंड्स पे ले आए हैं, लेकिन यूजुअली आप देखेंगे लंबी गाड़ियों पे, अगर आप सिगरेट के केस में देखेंगे तो अगर बड़ी सिगरेट है तो उस पर ज्यादा टैक्स है, क्योंकि उसकी लेंथ लंबी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेंथ के अकॉर्डिंग टैक्सेशन पे लाई जाती है। तो यहीं पे लग्जरी गुड्स पे भी टैक्स एक्स्ट्रा किया जा रहा है, सेस लिया जा रहा है, जिससे कि कंपनसेशन GST का स्टेट्स को किया जा सके। अभी जितना भी सेस कलेक्ट होगा, ये आप देखेंगे कि क्रेडिट कर दिया जाएगा नॉन लैप्सेबल फंड में, और ये नॉन लैप्सेबल फंड पे काम करता रहेगा और स्टेट्स को टाइम टू टाइम जाता रहेगा। अब कलेक्टेड कंपनसेशन सेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, फिर वहां से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। वहीं पे GST का सेस फंड जो है वो क्रिएट किया जा चुका है, तो इस तरह से वहां पहुंचेगा। अगली जो न्यूज है वो है बैंकिंग को लेके। तो बैंकिंग में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। एक तो सरकार कह रही है, RBI कह रही है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस होनी चाहिए, उसके लिए ईज लेके आए हैं, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स।
तो कभी क्वेश्चन आ जाए ईज रिफॉर्म्स कहाँ के लिए लाए हैं, तो बता दीजिएगा ईज रिफॉर्म्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए लाए हैं। इसके लिए यूनिवर्सल टच पॉइंट्स बनाए जाएंगे, कॉल सेंटर्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग का बेनिफिट ले सके। साथ ही साथ देखेंगे ईज रिफॉर्म एजेंडा में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी रिफॉर्म करने की बात की गई थी 2018 में। वहीं से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर की भी बात की गई और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी की भी बात की गई, सर्विस की भी बात की गई। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्लीनिंग और स्मार्ट बैंकिंग, मतलब बैंकों को साफ रखना, एज एन एनपीएस कम करना, बैंक को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट फैसिलिटीज देना, आप घर बैठ के बैंक में अकाउंट खोल सकें, बैंक की सर्विसेज आप घर बैठ के ले सकें, आपको कम से कम ब्रांच जाना पड़े। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्मार्ट बैंकिंग में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। साथ ही साथ नया पैसा डालना, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पीएसबीज में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये सारी चीजें रिफॉर्म्स का पार्ट थी, जिसके चलते हमारे पीएसबीज को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में या उनके कंपटीशन में लाया जाए। हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एनी डे फार बेटर हैं। उनका प्रोविजन, जो एनपीएस के रेट्स हैं वो 7.5-8% तक हैं, लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो 10 से 12% के बीच में एनपीएस लेके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार से इतना पैसा जाता है और ये बैंक्स जो हैं एनपीएस करते रहते हैं। तो इसके लिए इस तरह के इंडेक्स मेजर्स की बात की गई है कि इंडेक्स मेजर्स होंगे जो पीएसबी को 120 प्लस ऑब्जेक्टिव्स पे 6 थीम्स में मेजर करेगा और बैंक टू बैंक वो ईज रिफॉर्म इंडेक्स बताएगा कौन सा बैंक बेटर कर रहा है। तो आपको बहुत जल्द ईज रिफॉर्म इंडेक्स भी देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए कि कौन सा बैंक बेहतर कर रहा है। तो बैंक के अलग अलग प्रोविजंस को मेजर किया जाएगा और इस हिसाब से आपको इंडेक्स दिया जाएगा। आगे एक और चीज है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 में। इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने की बात की गई, उनके वर्किंग में कुछ चेंज करने की बात की गई। पहले समझते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं क्या। ये कुछ ऐसी फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे, सहकारिता पे, एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेशन पे खोली जाती हैं। मतलब ये है कि जो लोग खोलते हैं वो वही उसके कस्टमर भी होते हैं और वही उसके एस्टैब्लिशमेंट में हेल्पफुल भी होते हैं। तो ओनर्स ही इसको चलाते हैं, खुद लोन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव्स में खोला गया है। अब कोऑपरेटिव बैंक को आप अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में की तरह इसको रजिस्टर किया जाता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में और या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। डिपेंड करता है कि सिंगल स्टेट है या मल्टी स्टेट बैंक है। अब इसका रेगुलेशन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो फंसे रहते हैं आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्यों? क्योंकि जो इसका काम है, जो इसका सुपरविजन है वो आरबीआई के पास भी है और वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास भी है। जहां पे स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात हम देखें वो फंसे हुए हैं नाबार्ड के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। छोटे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो जाते हैं, उनको नाबार्ड देखता है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट देखती है। बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूजुअली, और साथ ही साथ आपकी आरबीआई देखती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनके रजिस्ट्रेशन देती हैं और अगर मल्टी स्टेट है तो फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देती है। अब बात आती है कि ऐसा क्या चेंज किया गया। देखो, चेंज में आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट किया गया। आरबीआई ने इनकी कमान अपने हाथ में ले ली है। हमने देखा डीएचएफएल फ्रॉड हुआ, पीएमसी फ्रॉड हुआ, ठीक है। तो पंजाब महाराष्ट्र आपका जो कोऑपरेटिव बैंक था उसका जो फ्रॉड हुआ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक सॉरी, तो उसका जो फ्रॉड हुआ तो उसके चलते यहाँ पे ये सारी चेंजेस किए गए हैं। तो आरबीआई के पास अब ज्यादा पावर्स हैं। आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स को चलाएगी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मॉनिटर करेगी। समय अगर लगेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो उनको हटा के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रख लिया जाएगा। तो बस फंडा यही है कि आरबीआई ने अपनी जो पावर्स हैं वो इन पे और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर लिया और इनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी मैकेनिज्म में डाल दिया है। तो रीजन यही है कि ये कम से कम लॉसेस करें और लोगों के पैसे ना बर्बाद हो। अब आपने देखा जो पीएनबी स्कैम हुआ उसके चलते बहुत सारे गरीबों का जो पैसा था या बहुत सारे ऐसे लोगों का पैसा था जो उस छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना खाता रखते हैं, उनका पैसा सब लेके खत्म हो गया और अल्टीमेटली उनको लॉसेस हुए। तो इसके लिए एक स्कीम भी लाई जा रही है आरबीआई द्वारा जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होगा, अमलगमेशन होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई बैंक फ्रॉड करता पाया गया या फिर अब वो फ्रॉड हो गया, डिफॉल्ट होने की कगार पे आ गया है, तो उसमें मोरेटोरियम नहीं लगाया जाएगा, उसे या तो उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसमें पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा, सरकार उसमें पैसा डालेगी, आरबीआई उसके लिए लोन रेज करके देगी और अल्टीमेटली फिर लोगों का पैसा वापस मिलेगा और बैंक को चलाया जाएगा फिर से, या फिर उसे किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और बड़ा बैंक जो है उसका लॉसेस बियर करेगा और उस बैंक को आगे चलाएगा, ठीक है। तो एक चीज मोरेटोरियम हम देख लेते क्या होता है। मोरेटोरियम आपने देखा होगा कि आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया। जिस बैंक पे मोरेटोरियम लग जाता है
वहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते, वहां से वो बैंक लोन नहीं दे सकता, वो बैंक क्रेडिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता, ठीक है। तो अलग अलग तरह के मोरेटोरियम्स हैं। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन देखेंगे कि अभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाहर रखा गया है इस बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट से। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पीएसीएस जो होती हैं, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक्ट में मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जो प्राइमरी लेवल पे एग्रीकल्चर लोन देने की बात करती हैं, उनको अभी यहां से बाहर रखा गया। साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुआ, रीजनल रूरल बैंक्स को एलएएफ और एमएसएफ की फैसिलिटी अलाउ करने दिया गया। अभी तक रीजनल रूरल बैंक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके थ्रू आप आरबीआई से लोन ले सकते हो, या एमएसएफ जिसमें आप कंडीशनल लोन ले सकते हो पिनलाइज रेट पे, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पे, वो सारी फैसिलिटीज आरआरबीज के पास नहीं थी। प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आरआरबीज इसकी वजह से डिफॉल्ट कर रही थी। उनके पास जब पैसा कम होता था तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते थे पैसा रेस करने के, उनको महंगा पैसा लेना पड़ता था। साथ ही साथ इनको कॉल मनी में भी पैसा लेने के लिए अब अलाउ कर दिया गया है कि ये कॉल मनी और नोटिस मार्केट से भी पैसा उठा सकती हैं। तो आइडिया बस यही है, चीप लोन्स ले सकती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकती हैं और अपने बिजनेस को चला सकती हैं। तो अल्टीमेटली देखो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा एक बहुत बड़ी चीज है, फाइनेंसेस बड़ी चीज है। अगर वो फाइनेंसेस समय समय पे नहीं मिलेंगे तो क्राइसिस जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आगे हम बात करें आरआरबीज की, तो आरआरबीज 1957 से चलते आ रहे हैं, ठीक है। वीकर सेक्शन को क्रेडिट देने के लिए स्टैब्लिश किए गए थे मोबाइल सेविंग के लिए, रूरल एरियाज में छोटे छोटे सेविंग अकाउंट्स खोले जा सके। केलकर कमेटी ने नए आरआरबीज को खोलने से मना कर दिया था। भंडारी कमेटी, बासु कमेटी ने इस कंसेशनल लोन के प्रोविजन को अबॉलिश करने की बात की गई थी। पहले लोगों को कंसेशनल लोन दिया जाता था, अब वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कंसेशनल लोन मिलता था, लोग लेके भाग जाते थे, रिटर्न नहीं करते थे। इससे आरआरबीज काफी ज्यादा लॉसेज में होने लगे। अब सरकार नए आरआरबीज खोलने के बिल्कुल भी इंटरेस्ट में नहीं है, वो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की तरफ फोकस कर रही है। बाकी हम देखें तो आरआरबी स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं, बड़े बैंक्स आरआरबीज को स्पॉन्सर करते हैं, जैसे एसबीआई के स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे आरआरबीज हैं। रीजनल एरिया में खोले जाते हैं और रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। काम ही सिर्फ यही है कि रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है। इसको रिजर्व बैंक रेगुलेट करता है और इसको नाबार्ड जो है वो सुपरवाइज करता है। सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक मिलके इसको ओन करते हैं, यानी ठीक है 50%, 15% और 35% इसको मिलके इस तरह चलाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री में सबसे ज्यादा आरआरबीज एसबीआई स्पॉन्सर करता है, तो एसबीआई के पास है। मैंडेट क्या है, देखो, छोटे मार्जिनल फार्मर्स को सेविंग्स बढ़वाना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देना, एग्रीकल्चर लेबर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प करना, लोकल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करना, छोटे छोटे लोन देना जिससे कि वो लोग काम कर सकें, छोटे छोटे कारखाने लगा सकें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकें, और रूरल डिपॉजिट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऐसा रूरल डिपॉजिट जो अर्बन एरियाज में ना आ जाए, अर्बन बैंक्स के पास ना आ जाए, तो लोकल एरिया में ही डिपॉजिट रखो, ठीक है। आप क्या करो कि किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसको खाता खोल दो, वो आपके बैंक में डाले पैसा, उसके पड़ोसी को लोन की जरूरत है, उसी को लोन दे दो, तो एक ही एरिया में पैसा घूमता रहे, अर्बन एरियाज ना आ जाए, ठीक है। तो अर्बन फ्लाइट ले लेता है तो फिर रूरल लोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर रूरल एरिया में लोन कैसे लेंगे, तो इसके लिए आरआरबीज को लाया गया था। अच्छा, अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी, एमएसएफ, एलएसएफ, तीन टर्म्स पढ़ी, एमएसएफ, एलएसएफ और कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट। तो पहले देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है। देखो, आपको याद होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, एसएलआर होता है। अब एसएलआर को डिप नहीं किया जा सकता, मिनिमम इतना आप बैंक्स को एसएलआर रखना होगा, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब जो भी क्वार्टर का एसएलआर है, बैंक्स जो हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अपने एसएलआर को 2% डिप कर सकते हैं और उसका पैसा आरबीआई से मांग सकते हैं, ठीक है। जब बैंक हर जगह से थक जाता है, उसके पास कहीं से पैसा नहीं मिलता, तो फिर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू आरबीआई से फंड्स ले सकता है 2% एसएलआर को डिप करके। लेकिन इसका जो रेट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसको सिक्योरिटीज को प्लेज करना होता है, जो सिक्योरिटीज उसके पास होती हैं, एसएलआर में सिक्योरिटीज होती हैं, वो सिक्योरिटीज उसको आरबीआई को देनी होती है। बदले में आरबीआई उसको थोड़ा सा महंगा परसेंट पे लोन देता है। जैसे अगर मानो रेपो रेट 3% चल रहा है, तो एसएलआर में, एमएसएफ में आप समझिए कि कुछ एक 3.5%, 3.2%, 3.5%, 4% वो आरबीआई टाइम टू टाइम बताता रहेगा, एमएसएफ में लोन मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा एक हमने पढ़ा टर्म मनी मार्केट। देखो, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म बैंकिंग नीड्स होती हैं, ठीक है। बैंक्स को छोटे छोटे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं 1-2 दिन के लिए। अब उसके लिए कहां जाए, तो आपस में इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं, कॉल मनी, ठीक है। दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसा उधार ले लिया,
114 दिन के लिए नोटिस मनी में और मोर देन 14 डेज टर्म मनी में पैसा लिया जा सकता है। आरआरबीज को ये फैसिलिटी भी अब दे दी गई है कि छोटी छोटी कैश रिक्वायरमेंट्स के लिए या छोटे ड्यूरेशन की कैश रिक्वायरमेंट्स के लिए आप एक दूसरे से लोन्स ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, बैंक अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को, सीआरआर को, एसएलआर को पूरा करने में एक दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, जिसपे सरप्लस है उससे ले लिया। ठीक है, इसमें ऑक्शन और नेगोशिएशन के थ्रू भी पैसा मिल जाता है। आरबीआई वीकली ऑक्शन करता है लोन्स का और वहां से भी पैसा लिया जा सकता है और जो भी इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से पैसा लिया जाएगा। अभी देखिए, पहले चल रहा था कॉल नोटिस मनी मार्केट में कौन ट्रांजैक्शन कर पाएगा, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स और अब रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब बोरोवर्स बन गए हैं। लेंडिंग कौन करेगा, लेंडिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक बैंक दूसरे बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक एक बैंक दूसरे बैंक को, प्राइमरी डीलर एक प्राइमरी डीलर दूसरे प्राइमरी डीलर को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो बड़े बड़े नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ फाइनेंसेस बांटते हैं, मनी रेज नहीं करते। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इसमें लेंडर हैं। बैंक्स जो हैं म्यूचुअल फंड से भी पैसा उठा सकते हैं, नाबार्ड से भी ले सकते हैं, सिडबी से भी ले सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कंट्री लेवल पे। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी बैंक्स को पैसा दे सकती हैं। इसके अलावा आरआरबीज को और बेटर करने की बात की गई है। कहा गया है कि इस समय 56 जो आरआरबीज हैं उनको आप 38 पे लेके आओ, कम करो आरआरबी, कोशिश करो आरआरबीज को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ स्पॉन्सरिंग बैंक से बोला गया है कि आप देखो इन बैंक्स को कैसे फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ काम कराया जा सकता है। हमने देखा 21 आरआरबीज को पिछले साल ही गवर्नमेंट ने मर्ज किया था। अब देखो आरआरबीज का इशू क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हैं, तो उसको कम किया जाए, टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, बैंक की ब्रांचेस जो है उसको एफिशिएंट बनाया जाए, लोगों को ट्रस्ट उन बैंक्स में हो, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करें और अकॉर्डिंगली बैंक्स जो है वो फंक्शन कर पाए। इसके लिए नाबार्ड भी और बाकी आरबीआई भी समय समय पे मीटिंग्स करता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि इसमें ना रिकैपिटलाइजेशन की बात की जाती है बार बार कि इन बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन करना चाहिए, मतलब बैंक्स में जो पैसा कम पड़ गया उसको आरबीआई डाले, उस रिकैपिटलाइजेशन से फर्दर बैंक जो है काम कर पाए। एक और टर्म हमने पढ़ी लैफ, इसमें आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो और रिवर्स रेपो दो टूल्स हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को करने के। लैफ जो है आप देखेंगे कि सेंट्रल बैंक भी करता रहता है और बैंक्स भी लैफ के थ्रू पैसा उठाते रहते हैं। सेंट्रल बैंक कई बार मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए लैफ को यूज करता है और बैंक्स भी अपनी मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लैफ को यूज करते हैं। अब आप देखेंगे रेपो रेट, रीपर्चेज ऑप्शन रेट क्या होता है। अगर आरबीआई को, अगर किसी बैंक को कुछ फंड्स की जरूरत है तो वो आरबीआई से वो फंड्स ले सकती है, बदले में उसको सिक्योरिटी और कोलेटरल्स दे सकती है, ये होता है रेपो रेट। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में एक्सेस सरप्लस मनी हो गया, जैसे माना जा रहा 2022-2023 में मार्केट में सरप्लस मनी हो जाएगा, तो फिर आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी और ठीक है बैंक से बोलेगी कि लाओ आप हमें पैसा दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, अच्छा इंटरेस्ट देंगे और उसके बदले में हमसे सिक्योरिटीज कोलेटरल्स रख लो। ठीक है, तो इस तरह से जब बैंक्स को पैसा चाहिए आरबीआई से तो वो रेपो में लेता है, जब आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी सक कर लेती है मार्केट से बाहर तो यूजुअली वो रिवर्स रेपो के थ्रू करती है। और भी ऑप्शन है, रिवर्स रेपो एक ऑप्शन उसमें से चलता रहता है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे हम एमसीक्यूज भी लाते रहेंगे, इकोनॉमी के और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस सीरीज में, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।